तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। हमने आपकी ह्यूमन फिजियो स्टार्ट की है और ह्यूमन फिजियो के हम आपके 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, वो कंप्लीट हो गया है। और सेकंड था हमारे पास ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो भी हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। देखिए यहाँ पे हम कैसे कैसे चैप्टर की तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की थी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, हमने क्या बात की थी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट कैसे होता है। ठीक है, हमने कहा था बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने कहा वो खाना हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो खाना हम खा क्यों रहे थे। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, क्योंकि हमने कहा था हम सबको किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। एंड एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। इसीलिए हमने इस चैप्टर के बारे में बात की थी। फिर हमने कुछ डिसऑर्डर्स की बात की थी। सेकंड चैप्टर हमने किया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इस चैप्टर के बारे में हमने इसके बाद ही क्यों स्विच किया, क्योंकि फूड से तो हमें एनर्जी मिलती ही है, लेकिन उस फूड से एनर्जी कैसे मिलेगी, जब उस फूड को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। हमें उस फूड का ब्रेक डाउन करना है और ब्रेक डाउन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वो ऑक्सीजन कब हमें मिलती है, ब्रीदिंग के टाइम पे। तो उस ऑक्सीजन का यूज करके फूड का ब्रेक डाउन होता है और हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडी में। अब थर्ड चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब देखिए जो खाना हमने खाया है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि खाना हमने अगर माउथ के थ्रू खाया है तो ओनली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इसकी जरूरत है। उस फूड की जरूरत हर जगह है, मतलब उस फूड से निकली हुई एनर्जी की। उस फूड की जरूरत हमारे, सोचो हमें चलना है, फिरना है, लोकोमोशन करना है, या कोई भी एक्सरसाइज करनी है, इवन ब्रीथ भी करना है, रेस्पिरेशन करना है, सोचना है। हर एक चीज के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसका मतलब क्या है, फूड का ट्रांसपोर्ट, मतलब जो भी फूड हमने डाइजेस्ट कर लिया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पूरी बॉडी को सर्कुलेट करना पड़ेगा। पूरी बॉडी में वो फूड पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए चैप्टर कौन सा आ गया है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, कि जो खाना हमने एब्जॉर्ब किया है उसको हमें बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना है। अब उसको कौन हेल्प करता है, तो हमारी बॉडी में कुछ फ्लूइड्स होते हैं और वो फ्लूइड क्या काम करते हैं, उस डाइजेस्टेड फूड को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। अब बॉडी के अंदर कौन कौन से मेजर फ्लूइड्स हैं, आपको ऐसे बता दूं, एक होता है ब्लड और सेकंड होता है लिम्फ। इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और फिर बाद में हम हार्ट के बारे में भी बात करेंगे, उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स, ऐसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी थोड़े से ब्लड के कंपोनेंट्स करवाए थे, बट उनके कुछ फंक्शंस रहते हैं। लिम्फ क्या होता है, फिर सर्कुलेटरी पाथवे कौन कौन से होते हैं, जैसे ओपन होता है, क्लोज टाइप का होता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अब जो हमारा कार्डिक एक्टिविटी होती है, मतलब जो हार्ट वाली एक्टिविटी होती है, उनको कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है, और कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ वही बातें लिखी गई है कि जितने भी लिविंग सेल है, अब लिविंग सेल आप ऐसे ज्यूम कीजिए कि हमारी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में लिविंग सेल ही है। तो हर एक सेल को न्यूट्रन चाहिए काम करने के लिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, और बाकी असेंशियल सब्सटेंसेस भी चाहिए। अभी असेंशियल सब्सटेंसेस कौन कौन से आ गए, लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की जरूरत होती है ना। ये तो बोल देते हैं आपकी बॉडी में इस विटामिन की कमी है, ए की कमी है, बी की कमी है, सी की कमी है। मिनरल्स की बात करते हैं, बोलते हैं हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, इस तरीके से बातें करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी लिविंग सेल है, तो हमारी जितने भी लिविंग सेल है, सारे सारे के सारे लिविंग सेल को न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की, और साथ ही साथ में असेंशियल सब्सटेंसेस की जरूरत है। लेकिन अभी अभी हमने बात की थी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, कि जो जो भी फूड हमने एब्जॉर्ब किया है, मान लेते हैं कि हमने ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया है, और इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी एनर्जी चाहिए। तो हमें इससे एनर्जी कैसे मिलती है, हम क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब भी ग्लूकोज इस ऑक्सीजन का यूज करता है, तो बदले में इसका एक वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
अगर CO2 रिलीज हो रहा है तो ये तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। आप सबको पता है अगर एक्सेस CO2 हमारी बॉडी में हो जाए तो क्या होता है, उससे डेथ हो जाती है। CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, जैसे आपने नॉर्मली कभी अगर अपनी लाइफ में कभी फील किया हो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे घर पे किचन क्या है, उस लकड़ियों वाली है, मतलब जहाँ पे हम खाना उस पे बनाते हैं, मतलब लकड़ी को बर्न करके बनाते हैं। तो आपने कभी क्या ऐसे नोटिस किया है कि आप कभी लकड़ी जला रहे हो और तो क्या हो गया, इसमें धुआं धुआं ज्यादा हो गया है, मतलब वो आपकी प्रॉपर ढंग से जल नहीं पा रही है, तो हमें सफोकेशन होना शुरू हो जाता है और हम जल्दी से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए उस टाइम पे क्या होता है, उस उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आप वो लकड़ी वगैरह बर्न कर रहे हो, वहां पे हमारा जो धुआं है, धुएं के अंदर क्या होती है, CO2 ही होती है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारी बॉडी जो है वो CO2 को मतलब वो नहीं टॉलरेट नहीं कर सकती है। तो इसीलिए क्या होता है कि CO2 का जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के टाइम पे जो प्रोड्यूस होती है ना, इसको हमें बाहर निकालना होता है। तो बाहर निकालने के लिए भी तो हमें कोई ना कोई फ्लूइड चाहिए ना, वो ऐसे कैसे निकलेगा। तो अगर हमें अपनी बॉडी में किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना है, तब भी हमें फ्लूइड की जरूरत है। और अगर हमें वेस्ट चीजों का, हार्मफुल सब्सटेंसेस का, अब ध्यान रखना, हार्मफुल सब्सटेंसेस ओनली CO2 ही नहीं है, लाइक यूरिया भी है, जो हम यूरिन पास करते हैं। अब आपने सोचा यूरिया, जो भी हम यूरिन पास करें उसको यूरिन ही क्यों बोला, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो हम यूरिन पास करते हैं उसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन होती है यूरिया की। और ये कहाँ से निकलता है? आप, पता नहीं आपको कितने बच्चों को पता होगा, जो यूरिन होता है वो हमारे ब्लड से ही बनता है। जो ब्लड है ना, ब्लड प्योरीफाई होता है तब यूरिन बनता है। तो ब्लड प्योरीफाई, क्या चीज प्योरीफाई हो रही है वहां पे? यूरिया ही निकलता है हमारी बॉडी से। ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो इसको हमें बाहर निकालना है, जैसे CO2, ये तो जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। एक्सेस में सोडियम भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, मतलब हर एक चीज एक्सेस में अच्छी नहीं है। तो कुछ चीजें वेस्ट है, कुछ हार्मफुल है, तो हमें कॉन्टिन्यूसली उसको रिमूव भी करना है, ताकि हमारी बॉडी की जो टिश्यू है वो क्या कर सके, हेल्दी ढंग से, प्रॉपर ढंग से वहां पे फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे पहली लाइन देखिए वही लिखी गई है, ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस, ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड। अब देखो क्या हो रहा है, जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है, हमारी बॉडी में हमेशा कुछ चीजें बनती रहती है और कुछ चीजें टूटती रहती है। तो बन रहा है और टूट रहा है, दोनों में ही क्या होता है, वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो उनको हमें क्या करना है, हैव टू बी रिमूव continuously for healthy functioning of the tissue. So it is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances. तो हमें क्या चाहिए, एक efficient mechanism चाहिए जिसकी वजह से movement हो सके इन substances का to the cell, सेल के अंदर आ सके और from the cell, सेल से बाहर भी जा सके। तो होता क्या है, अभी आप लोगों ने एनिमल किंगडम नहीं किया है। जब हम जैसे ये तो मैंने बहुत बार बात की है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस पूरी अर्थ में, उसको हमने 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया है, लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमिलिया। जो लास्ट किंगडम है ना, एनिमल किंगडम, वो आपका बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी इनवर्टिब्रेट की, फिर बात करते हैं हम आपकी वर्टिब्रेट की, जो आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, आपको आइडिया होगा। तो इतने सारे जो एनिमल्स हैं, अब बहुत कई ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल होते हैं और कई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जितने भी डिफरेंट ग्रुप जो है ना एनिमल्स का, इन सब में अलग अलग मेथड होते हैं इन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे एनिमल्स में सेम ही मैकेनिज्म काम कर रहा है। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, हम तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट होता है, प्रॉपर ब्लड वेसल्स होते हैं। लेकिन उन सब में ऐसा नहीं होता है। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। किस चीज का ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे कुछ बात बात की गई है सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस। अब मुझे नहीं पता आपको कितना का याद है, लेकिन जो आपका एनिमल किंगडम में जो पहला फाइलम आता है, उस फाइलम का नाम है फाइलम पॉरीफेरा। आपको 9th का अगर थोड़ा सा याद है, नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं, जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो पॉरीफेरा है ना, उसमें आते हैं ये स्पॉन्जेस। पॉरीफेरा की कॉमनली मेंबर को हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, क्योंकि उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसकी हेल्प से उसमें ना पानी इजिली एंटर हो सकता है। उसके बाद सेकंड फाइलम आता है सिलेंटेटा, जिसको नाइडीरिया भी बोलते हैं।
और ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम के। तो ये कह रहा है कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट, वो कैसे सर्कुलेट करते हैं? वो सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब एक्चुअली मोस्टली हमारे पास एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहते हैं। तो इनकी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे चलता है? इनके पास कोई वो नहीं है, जैसे हमारे पास तो क्या है, हार्ट है, सब कुछ है, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। लेकिन सर्कुलेट तो इनको भी करना है, ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी मतलब इनको जरूरत नहीं है एनर्जी की या फूड की। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एनर्जी की जरूरत तो है ही। तो ये जो स्पॉन्जेस होते हैं और जो सिलेंट्रेट होते हैं, ये वाटर को सर्कुलेट करते हैं अपने सराउंडिंग से, क्योंकि पानी में ही रहते हैं, अपनी थ्रू द बॉडी कैविटी। अभी बॉडी कैविटी क्या है, अभी आपको आगे जाके समझ में आएगा जब मैं आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम्स वगैरह दिखाऊंगी। और क्या करते हैं, इस तरीके से ही एक्सचेंज करते हैं इन सारे सब्सटेंसेस का। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। हमारे पास स्पेशल फ्लूइड होता है विद इन देयर बॉडी। और अभी भी हमने बात की, हमारी बॉडी में दो मेन फ्लूइड कौन 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 से होते हैं, एक होता है ब्लड और सेकंड होता है लिम्फ। तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, उसी का यूज करके हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं इन सब्सटेंसेस का। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो ब्लड के बारे में रहेगा, क्योंकि ब्लड काफी ज्यादा वास्ट है। तो ब्लड क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड है बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। इसके अलावा एक लिम्फ भी है, वो भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस में। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो, तो हमने बात की थी कि जो हमारी बॉडी में जो फैट होता है, वो कहाँ पे कैरी होता है, वो हमारे ब्लड से ट्रांसपोर्ट नहीं होता, उसका ट्रांसपोर्ट होता है लिम्फ से। याद है आपको, लेक्टिल किया था हमने, कि लेक्टिल क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसमें हमारे जो फैटी वो होते हैं, ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है, वो इस लिम्फ में एंटर करता है, वो ब्लड में एंटर नहीं करता है। ठीक है। तो बात करते हैं हम आपके ब्लड के बारे में, कि ब्लड के बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। पहली बात तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड कैसा टिश्यू है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। प्लस वन में ही एक चैप्टर आता है एनिमल टिश्यू का, प्लांट टिश्यू का भी आता है, एनिमल टिश्यू का भी आता है। उसमें हम बात करते हैं कि एनिमल के अंदर कौन कौन से टिश्यू होते हैं। जैसे हम बात करते हैं उसमें हमारे पास की एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, और आपका एक स्केलेटल टिश्यू भी होता है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यू होते हैं, जिसमें से एक आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एग्जांपल आते हैं, लाइक हमारे पास बॉडी में आता है बोन। तो बोन को तो आप काफी अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हो। बोन हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है। तो बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन उसके अलावा ये जो ब्लड है, आप खुद देख सकते हो, हमारी बॉडी में हर जगह ब्लड प्रेजेंट है। आप कहीं पे भी पंक्चर कर लो अपनी बॉडी को, माउथ पे कर लो, हैंड पे कर लो, अपनी लेग्स पे कर लो, किसी भी पार्ट में कर लो, वहां से ब्लड बाहर आ जाएगा। और आप मुझे खुद ही बताओ, जब भी हम कोई इंजेक्शन लेते हैं, अब इंजेक्शन आप चाहे अपनी बैक साइड से लो, बाजू से लो, जहां मर्जी से लो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इंजेक्शन अगर हमने आपकी बाजू में दिया तो ओनली वो बाजू वाले पोर्शन में रहेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना। क्योंकि वो इंजेक्शन हम कहाँ पे लगाते हैं, ब्लड में लगाते हैं। और ब्लड क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसीलिए ब्लड क्या कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड कैसा टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अभी स्पेशल क्यों है, इसके बारे में आप एनिमल टिश्यू में पढ़ोगे। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप होते हैं, लाइक लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशल में हमारे पास ब्लड चला आता है, कार्टिलेज चला आता है, और एक आपका एक और भी आता है, मुझे हाँ, बोन भी उसी के अंदर आता है। तो ब्लड क्या है, एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है, और लास्ट में आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, ध्यान से यहाँ पे देखिए। जैसे मैं आपको एक एनालॉजी से बहुत बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये बहुत ही सिंपल है। आप ये समझ लो कि आपने एक ग्लास लिया है, और ग्लास के अंदर क्या है, पानी है। तो पानी क्या है, उसके अंदर लिक्विड पोर्शन है। अब अगर आप इस पानी में बहुत सारी चीजें डाल दो, मान लेते हैं कि आपने इसके अंदर कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया, कुछ शुगर ऐड कर दी, या फिर ये मान लो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐड कर कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐड कर लो, कुछ भी मान लो, बर्तन ही ऐड कर दिए चलो आपने। तो इसके अंदर लिक्विड पोर्शन क्या है, ये वाटर है। और बाकी भी जितनी चीजें आप इसमें डाल रहे हो, वो क्या कर रहे हो, सारे पोर्शन इसके अंदर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो ब्लड के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। ब्लड के अंदर क्या है, एक हमारे पास एक लिक्विड पोर्शन होता है, जो आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो, ये वाला, जो मोस्टली हमारे पास येलो कलर का होता है।
और इसे कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड के एलिमेंट्स का, जो सबसे पहला क्वेश्चन है। और कितना परसेंट ऑक्यूपाई कर रहा है? 55% ये ऑक्यूपाई करके रखता है। इसके अलावा हमारे पास ब्लड का सेकंड कंपोनेंट आता है जिसे हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। अब ये जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये व्हाइट कलर के, रेड कलर के और थोड़ा ऑरेंज कलर का, ये सारी चीजें इस प्लाज्मा में ही सस्पेंडेड होती है। सस्पेंडेड मतलब आप समझ लो कि डूबी हुई है, तैर रही है, यहाँ पे फ्लोट करती है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन चीजें चली आती हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। इसी को ही हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। सेकंड कंपोनेंट आता है डब्ल्यूबीसी, जिसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और इसी को ही कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और थर्ड कंपोनेंट चला आता है प्लेटलेट्स। आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को ही कलेक्टिवली बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं आप देख सकते हो, प्लाज्मा के अंदर सारे क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको कि नहीं आया? अब अगर बात करते हैं कि ये ब्लड के जितने भी सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये हमारी बॉडी में बनते कहाँ पे हैं? तो हमारी ये जो बोन होती है ना, बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अंदर यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इस बोन मैरो के अंदर ही क्या होते हैं? ब्लड के सारे एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो बोन मैरो क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। अगर बोन मैरो काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी में क्या होगा? ब्लड नहीं बन पाएगा और कई बार कैंसर भी हो जाता है हमें। ठीक है, ल्यूकेमिया जिसको बोलते हैं, तो वो भी क्या होता है, उसमें भी बोन मैरो ही काम करना मतलब बंद कर देता है, या प्रॉपर ढंग से वो फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ये तो हो गए हमारे पास अभी मोटे मोटे से कि तीन कंपोनेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट्स। उसके बाद अगर हम बात करें आपके, एक बार इस चार्ट को देख लीजिए, ऐसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाया था क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरीके से देखिए, होल ब्लड है। होल ब्लड के अंदर पहला क्या है? प्लाज्मा, जो क्या है? एक लिक्विड पोर्शन है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? बहुत सारी चीजें, लाइक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन तीनों का फंक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार एग्जाम में पूछ भी चुके हैं कि प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उनका, इन तीनों का क्या क्या फंक्शन होता है। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। अभी नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो क्या कंटेन कर रहा है? नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक यूरिया, जो हमारी बॉडी में होता है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब कुछ आयंस होते हैं, और साथ ही साथ में गैसेस भी होती हैं। अभी अभी आप ब्रीदिंग वाला चैप्टर करके आए हो, और हमने साफ साफ वहां पे पढ़ा था कि जो हमारी ऑक्सीजन होती है और जो CO2 होता है, कुछ इसका ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा भी करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लाज्मा में फिर कुछ गैसेस भी होंगी। अब इसके पास थ्री मेन टाइप की प्रोटीन्स होती है, लाइक एल्ब्यूमिन्स, फिब्रिनोजन और आपका ग्लोबुलिन। इनका तीनों का फंक्शन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना, मतलब हमारी बॉडी में वाटर के लेवल को मेंटेन करना। अब आप सबको पता है ह्यूमन बींग्स हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, हम है होम्योथर्म, मतलब हम जहां मर्जी जाए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम नॉर्थ में चले जाते हैं जहाँ पूरी बर्फ ही बर्फ है, मतलब उसके भी आपके मेघालय वाले रीजन में एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि वहां पे बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 10 डिग्री ही चला जाएगा, वो हमेशा 37 डिग्री ही रहता है। अब ऐसा भी नहीं कि अगर हम साउथ में चले जाएं एग्जाम कि वहां पे टेम्परेचर है 50 डिग्री, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 50 डिग्री हो गया है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है, 37 डिग्री ही रहता है। तो वो क्यों रह पाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर का लेवल क्या रहता है? मेंटेन रहता है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन है जो क्या करती है? ऑस्मोटिक बैलेंस करती है, मतलब वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखती है। सेकंड है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का मेन काम होता है क्लॉटिंग में हेल्प करना। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद ही दो। आप मुझे बताइए
ये जो फिब्रिनोजन है, मैंने कहा क्लॉटिंग में हेल्प करती है। क्लॉटिंग मतलब कि जब हमें कोई भी चोट लग जाती है, तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड क्या होता है, बाहर निकलना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग, कि ब्लड अब जम गया है, बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या अगर ये फिब्रिनोजन हमारी बॉडी में, अब ये बताइए, ये इनएक्टिव स्टेट में होगा या एक्टिव स्टेट में होगा नॉर्मल कंडीशन में? प्लाज्मा के अंदर जो फिब्रिनोजन है, वो इनएक्टिव स्टेट में होगा या एक्टिव में होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। हाँ जी, बिल्कुल, वेरी गुड। कैसे प्रेजेंट होगा? इनएक्टिव फॉर्म में होगा, क्योंकि आप खुद ही सोचो, हमेशा हमें क्लॉटिंग की जरूरत थोड़ा है। हम चाहते हैं कि हमारा ब्लड बॉडी के अंदर पूरा आपका जमा रहे, क्लॉट बने रहे, नहीं। नॉर्मल कंडीशन में जो प्लाज्मा के अंदर ये फिब्रिनोजन होता है, कैसा होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है, क्योंकि नॉर्मली हमें क्लॉटिंग की जरूरत नहीं है। जब बॉडी में कोई इंजरी हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया है, उस टाइम हमें इसको एक्टिव करने की जरूरत पड़ती है। लास्ट आती है ग्लोबुलिन, जिसका काम होता है डिफेंस में हेल्प करना, मतलब बॉडी को पैथोजन से बचाना। तो ग्लोबुलिन भी एक प्रोटीन होती है जो किसमें हेल्प करती है, डिफेंस में हेल्प करती है। प्लस टू क्लास में आप ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर करोगे, वहां पे आप एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ोगे कि एंटीबॉडीज क्या करती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो ये जो एंटीबॉडीज होती है ना, कॉमनली इसको हम आईजी बोलते हैं। अब आईजी की फुल फॉर्म होती है इम्यूनो ग्लोबुलिन। तो नाम से पता चल रहा है कि अगर एंटीबॉडी हमें पैथोजन से बचाती है, और ये खुद ही प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन, और यहाँ पे भी ग्लोबुलिन ही लिखा है। तो ये क्या करती है, हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। ल्यूकोसाइट्स, जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, मतलब व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। एरिथ्रोसाइट, आरबीसी। आरबीसी का मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट करना गैसेस का। और इसको रेड ब्लड सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है, जो आयरन कंटेनिंग होता है, जो उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये जो ल्यूकोसाइट्स है, ध्यान रखो, इसको अच्छी तरीके से अपने माइंड में पूरा बिठा दो कि इसका मेन फंक्शन होता है डिफेंस। यही हमारी बॉडी के पूरे रक्षक होते हैं। इतना कुछ हर रोज हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, लेकिन उन सब से बचाने का काम कौन करता है, ये डब्ल्यूबीसी ही करते हैं। अब डब्ल्यूबीसी के अगेन 2 टाइप होते हैं। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, और सेकंड होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं लिम्फोसाइट और सेकंड होते हैं मोनोसाइट। अभी जो मैंने बात की थी ना एंटीबॉडीज के बारे में, जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, प्लस 2 में पढ़ोगे, इन एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन लिम्फोसाइट ही करते हैं। ये लिम्फोसाइट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट। तो आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हो गया होगा इस चार्ट की हेल्प से। अगर आइडिया हो गया है तो एक बार इनको वन बाय वन प्लाज्मा से इनको पढ़ना शुरू करते हैं। हमने कहा सबसे पहला कंपोनेंट कौन है, प्लाज्मा है। अब अगेन प्लीज ध्यान से देख लीजिए, इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। प्रोटीन्स है, तीनों का फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन वेस्ट है, गैसेस है, न्यूट्रिएंट्स है, अमाइनो एसिड और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्लाज्मा के बारे में, क्या क्या चीजें हैं, इनका क्या क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी अभी हमने बात की थी। अगेन इसका डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लाज्मा कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर, मोस्टली येलो येलो कलर का होता है। विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब पूरा पानी पानी सा लिक्विड नहीं है, थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है, हल्का सा, लाइक ऑयल। और कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है ब्लड के अंदर, 55% कॉम्पोजिशन ब्लड में प्लाज्मा की ही होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखो डेटा क्या बोलता है, ब्लड के अंदर 55% क्या है, प्लाज्मा है। लेकिन उस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर ही होता है। तो इसीलिए हमने कहा ये कैसा फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, मतलब पूरा पानी पानी जैसा भी नहीं है, पानी से थोड़ा सा गाढ़ा है, मतलब जैसे लाइक ऑयल होता है, सरसों का तेल आपका, या फिर नहीं, सरसों का तेल भी चलो वो भी काफी डेंस होता है, आप नारियल का तेल मान सकते हो, कोकोनट का ऑयल काफी ज्यादा थिन होता है उसके कंपैरिजन में, आपका मस्टर्ड ऑयल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखिए 90 से 92% वाटर ही है। और जो प्रोटीन की अभी हमने बात की थी, कौन कौन सी प्रोटीन थी, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। अब ये टोटल कितना परसेंटेज होती है, 6 to 8% वहां पे प्रेजेंट होती है। और ये क्या है, मेजर प्रोटीन है। प्रोटीन के ऊपर अगेन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज इनको ध्यान में रखना।
फिब्रिनोजन का काम क्या है, अभी अभी हमने बात की थी, क्लॉटिंग के लिए होती है और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है, उसको जमाने में हेल्प करती है। इसके अलावा एक विटामिन भी होता है, उस विटामिन का नाम है विटामिन के। विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, इस फिब्रिनोजन को के अलावा। उसके अलावा है ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन का मेन काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, डिफेंस प्रोवाइड करती है। और लास्ट में आती है एल्ब्यूमिन, क्या करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस। जहां पर भी ऑस्मोटिक वर्ड आ जाता है ना, आप खुद ही रिलेट कर लीजिए कि हम किससे बात करें, रिलेटेड टू वाटर, ये वाटर से रिलेटेड है। तो वाटर के मतलब वाटर के लेवल को मेंटेन करने का काम करती है एल्ब्यूमिन। इसके अलावा अभी तो हमारे पास होगी, हमने प्रोटीन के बारे में बात कर ली। अभी अभी हमने कहा यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं। अब देखिए कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। स्मॉल अमाउंट में कौन कौन सा है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। SCO3 क्या होता है बताइए, बाइकार्बोनेट। ये भी हमने अभी भी आपका डिस्कस किया था, कहाँ पे, आपका ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अब प्लीज आपको सारी चीजों को रिलेट करना है। हमने वहां पे पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको करवाया नहीं था, लेकिन क्लोराइड शिफ्ट भी आपने देखा था। थोड़ा सा मैंने आपको क्लोराइड शिफ्ट के बारे में बताया था जब हमने पेपर डिस्कस किया था। लेकिन उसके अलावा अभी अगर मैं आपको बताऊं, हमने कहा था कि जब हमारे जो टिश्यू है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास ब्लड वेसल है और इस साथ में टिश्यू है, जब टिश्यू CO2 रिलीज करता है, तो इस ब्लड वेसल के अंदर कौन होता है, आरबीसी होता है। आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, इस प्लाज्मा के अंदर भी वाटर है। तो जो CO2 रिलीज हुआ है, वो CO2 वाटर के साथ कंबाइन करके एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमारे आरबीसी में प्लस प्लाज्मा दोनों में प्रेजेंट होता है। तो जब ये CO2 वाटर के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। और हमने बात की थी कि इस बाइकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 70% ट्रांसपोर्ट होता है, यही बात की थी, यही डेटा था कि CO2 का रिमूवल 70% कौन करता है, बाइकार्बोनेट आयंस ही करते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा हमने क्लोराइड शिफ्ट के बारे में बात की थी कि ये हमारे बॉडी में ना इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखते हैं, तो क्लोरीन भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। दे आर ऑलवेज ट्रांजिट इन द बॉडी, हमेशा हमारी बॉडी में रहते हैं। ट्रांजिट और दूसरा मतलब होता है कि आपके ये फ्लो करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब ये लाइन अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर फॉर कोगुलेशन, कौन सा फैक्टर था, फिब्रिनोजन। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म। ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा के अंदर जो फिब्रिनोजन होता है और बाकी फैक्टर भी होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। इनएक्टिव होंगे तभी ब्लड को इसलिए फ्लो कर पाएंगे। अगर एक्टिव स्टेट में होंगे कैसे हमारा ब्लड फ्लो करेगा। और अगर आप प्लाज्मा से इस क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दो, मतलब जो भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, तो उसे बोलते हैं सीरम। ये भी अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीरम क्या होता है। तो सीरम क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, उसे कहते हैं सीरम। तो बस प्लाज्मा के बारे में इतना ही पार्ट था हमारे बारे में, तो प्लीज आपको ये अच्छे तरीके से करना है। अभी एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप इसको भी ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे कि फॉर्म्ड एलिमेंट की हमें पिक्चर दी गई। देखो ये आरबीसी है, ये प्लेटलेट्स है, और ये सारे ये हमारे पास डब्ल्यूबीसी है। कौन कौन से पार्ट है, ओइजिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट्स है। और ये जो दोनों है ना, ये लिम्फोसाइट है। दो टाइप के होते हैं ना लिम्फोसाइट, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट और सेकंड होते हैं टी लिम्फोसाइट। ये जो मोनोसाइट है और जो टी लिम्फोसाइट है, ये दोनों किसका पार्ट है, ये हमारे पास है ए ग्रेनुलोसाइट का, मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। और ये जो एजिनोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं और जो बेसोफिल्स होते हैं ये आते हैं आपके ग्रेन्युलोसाइट के अंदर। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है, इसके अंदर का न्यूक्लियस देखिए आप कैसा है, आपको ये मल्टीलोबी, ये जो आप देख पा रहे हो इसके अंदर, इसका न्यूक्लियस है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ येलो कलर से, इसका न्यूक्लियस है। तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, मल्टी लोब होता है, बहुत सारे पे लोब बन रहे हैं। आप शायद यहाँ पे देख भी सकते हो, एक लोब, सेकंड लोब, थर्ड लोब। और ये जो एजिनोफिल है, इसका न्यूक्लियस देखिए, ये नजर आ रहा है, ये वाला ऐसा किसकी शेप होती है, होर्स शू शेप लग रहा है आपको। जो होर्स होता है उसका अगर आप नीचे वाला देखोगे ना पाँव, तो उसमें इस तरह की शेप होती है। तो एसिनोफिल का जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है,
होर्स शू शेप का होता है। तो ये तीनों आते हैं हमारे पास आपके ग्रेनुलोसाइट के अंदर, और मेन काम क्या होता है इनका, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बात की थी, 55% हमारे ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा है। तो अगर 55% प्लाज्मा हो गया, कितना परसेंट बचा, 45%। तो 45% आ जाता है हमारे पास ये फॉर्म्ड एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर कौन कौन है, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, और लास्ट में आते हैं प्लेटलेट्स। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। कितना परसेंट ऑक्यूपाई करते हैं, 45%। तो कई बार हम इनके डेटा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कितना कितना परसेंट था। तो सिंपल सा आइडिया होता है, प्लाज्मा की परसेंटेज याद कर लो, 55 है। तो प्लाज्मा अगर 55% है तो 100% में से कितना बच गया, 45 ही बच गया ना। तो 45 की किसकी कॉम्पोजिशन हो गई, फॉर्म की हो गई है। ऐसे तो लर्न भी कर ही सकते हो, अगर नहीं याद होता तो एक का लर्न कर लो, दूसरे का ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाएगा। 100 में से 55 माइनस कर लो तो आपके पास 45 बच गया है। अब अगेन ये भी सारी चीजें वही है कि हमें कैसे पता चला कि ब्लड के अंदर इतने सारे कंपोनेंट होते हैं। तो वही आप क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं हम। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, साइज को सेपरेट कर देते हैं, मतलब सारे कंपोनेंट्स को। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है काफी बार, जब हम वो निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो देखो दूध ही होता है ना, देखो दूध को पहले हमने दही बनाया, फिर दही को देखो हम रोटेट करते हैं उस मशीन के अंदर, और जब हम उस दही को रोटेट करते हैं तो ऊपर मक्खन आ जाता है और नीचे हमारे पास लस्सी लिक्विड वाला पोर्शन हो जाता है। तो जो मक्खन है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा कम है उस लिक्विड के कंपैरिजन में, इसीलिए वो ऊपर आपका तैरता है और बाकी लिक्विड वाला पोर्शन आपका नीचे रहता है। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं कि जब हमने इस ब्लड के कंपोनेंट को सेंट्रीफ्यूगेट किया, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं इस टेक्निक को, तो यहाँ पे लिखा है सेंट्रीफ्यूग ब्लड वेसल। तो जिसमें आप देख सकते हो कि हमें सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं। आरबीसी का मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन का और आपका CO2 का। चलो रिवाइज करते हैं, अभी भी हमने किया है। आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कितना परसेंट करता है बताइए, और CO2 का कितना करता है ये भी बताइए। अभी भी आप पढ़कर आए हो पिछले वाले चैप्टर में। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कितना परसेंट करता है और CO2 कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट करता है, बताइए। अभी भी किया है, ये डेटा तो आपको याद होना ही चाहिए। नहीं अमनजोत, मैंने नो अमनजोत परिणीति, जो मैंने पूछा है वो आप गलत आंसर दे रहे हो। आप कह रहे हो 5 ml ऑक्सीजन, CO2 4 ml, ऐसा नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो हमारा आरबीसी है वो कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। ये नहीं कि 5 ml ऑक्सीजन, मतलब वो तो डेटा आपका अलग था कि अगर हमारे पास 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर हमने वो क्या डेटा था, एक मिनट, आप, मैं ये नहीं पूछ रही कि टिश्यू को नॉर्मल कितना मिलता है, आप ये वाला डेटा बता रहे हो कि अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है। बट एक डेटा हमने किया था कि टोटल आरबीसी ऑक्सीजन का कितना ट्रांसपोर्ट करते हैं, कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट करते हैं, कितना डिलीवर करते हैं, ये नहीं मैं पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ आरबीसी टोटल ऑक्सीजन का कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट करते हैं और CO2 को कितना ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम्म 90% था ऑक्सीजन या 97 था बताइए। हाँ 25% तो CO2 है, बिल्कुल। 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट आरबीसी करता है, और हमारे पास 90% ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन।